एक दिन की बात है, अकबर बादशाह शिकार खेलने जंगल में गए। दौड़ते दौड़ते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लकड़हारा मिला। अकबर ने लकड़हारे से कहा, भाई मैं बादशाह अकबर हूँ, मुझे अपने महल तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लकड़हारा बादशाह को पहचान नहीं पाया और सोचा कोई पागल है, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। लकड़हारा अकबर को महल के रास्ते ले आया। जब अकबर महल पहुंचे तो उन्होंने वादा निभाते हुए लकड़हारे को इनाम देने का आदेश दिया। अकबर ने कहा, हाँ, इसे 100 सोने की मोहरें दी जाएं। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी वहां कुछ दरबारी जलन के मारे बोले, जहां पनाह, लकड़हारे ने तो बस अपना काम किया है, उसे इतनी बड़ी इनाम देना सही नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि बीरबल से सलाह ली जाए। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने पूरी बात बताई और पूछा, बीरबल क्या इतना बड़ा इनाम देना ठीक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप इनाम देना ही चाहते हैं तो आधा इनाम अभी दे दीजिए और आधा तब देना जब लकड़हारा अगली बार आपको रास्ता दिखाए। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने फिर कमाल कर दिया। इस तरह लकड़हारे को सम्मान भी मिला और अकबर ने अपनी बात भी निभाई और साथ ही जलने वाले दरबारियों की भी बोलती बंद हो गई। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने सभी दरबारियों से एक सवाल किया, बताइए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? एक कर दरबारी जवाब देने लगे। किसी ने कहा, जहां पनाह, सोना सबसे कीमती है। किसी ने कहा, हीरे जवाहरात से कीमती कुछ नहीं। तो कोई बोला, ताकत और सत्ता सबसे बड़ी चीज है। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, पर उनकी आंखों में संतोष नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कोई इन जवाबों से उनकी जिज्ञासा शांत नहीं कर पाया। अंत में अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल तुम भी बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मेरे विचार से इस संसार में सबसे कीमती चीज है सच्ची मित्रता। अकबर ने पूछा, वह कैसे बीरबल? क्या मित्रता सोने चांदी से भी बढ़कर हो सकती है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सोना चांदी हीरे जवाहरात तो बस भौतिक वस्तुएं हैं। ये आज हैं, कल खो भी सकते हैं। ताकत और सत्ता भी समय के साथ समाप्त हो सकती है। सच्चा मित्र वह खजाना है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके सुख दुख में साथ देता है। वह आपकी सहायता करता है बिना किसी लालच के। सच्चा मित्र आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसी मित्रता अमूल्य है। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। सच्ची मित्रता किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान होती है। खरगोश और कछुआ की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमा चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता था, खासकर कछुए का, जो बहुत धीरे चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए से मजाक में कहा, क्या तुम मुझसे दौड़ में जीत सकते हो? कछुआ मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, चलो एक रेस हो जाए। सभी जानवरों ने रेस देखने का फैसला किया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश पलक झपकते ही बहुत आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत पीछे था। उसने सोचा, कछुआ तो अभी दूर है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सोते सोते उसे नींद आ गई। इधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा और बिना रुके आगे बढ़ता गया। जब खरगोश की नींद खुली तो वह दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ रेखा पार कर चुका था और रेस जीत चुका था। मोरल: धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने वाला हमेशा जीतता है। अहंकार और आलस्य से हार होती है। कहानी: बीरबल की चालाकी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे 3 ऐसे आदमी दिखा सकते हो जिनके पास बिल्कुल भी अक्ल न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहां पनाह, मैं कल ही उन्हें आपके सामने पेश करूंगा। अगले दिन बीरबल 3 लोगों को लेकर दरबार में आए। पहला आदमी एक जलता हुआ लालटेन लेकर दिन के उजाले में घूम रहा था। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे दिन में भी रोशनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए। दूसरा आदमी अपने सिर पर छाता लगाए था जबकि बाहर धूप नहीं थी, नहीं बारिश।
अकबर बोले, इसकी क्या तुक है? बीरबल बोले, यह सोचता है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तीसरे आदमी की ओर अकबर ने इशारा करते हुए पूछा, और ये कौन है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे ऐसा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद कठिन था, पर वह ईमानदार और मेहनती था। वहीं शहर में विराज नाम का एक अमीर उद्योगपति था, जो दौलत में तो डूबा था, मगर खुश नहीं था। एक दिन विराज को एक पुरानी तिजोरी मिली, जिसमें एक अज्जली चिट्ठी थी। जिस दिन दो विपरीत जीवन एक दूसरे से टकराएंगे, उस दिन सच्चा धन सामने आएगा। विराज इस रहस्य में उलझ गया। उसने तय किया कि वह ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जो उससे बिल्कुल अलग हो। किस्मत से विराज किसी सामाजिक अभियान के दौरान रामू के गांव पहुंचा। रामू की ईमानदारी और उसकी आंखों में छुपे आत्मविश्वास ने विराज को प्रभावित किया। उसने रामू को कुछ दिन शहर चलने का प्रस्ताव दिया। शहर में रामू ने विराज के कारोबार को देखा और कई सुझाव दिए, जो बेहद कारगर साबित हुए। विराज को यह देख हैरानी हुई कि गरीब होकर भी रामू के पास व्यवहारिक ज्ञान और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। एक रात विराज ने रामू को अपनी तिजोरी और रहस्यमयी चिट्ठी दिखाई। रामू मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही सच्चा धन है, दूसरे की काबिलियत को पहचानना और उसे मौका देना। अगले दिन विराज ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया कि वह अपने व्यापार का आधा हिस्सा रामू को दे रहा है। लोग हैरान थे, मगर विराज जानता था कि असली खजाना दौलत नहीं, सही इंसान को पहचानना है। अंत में सच सामने आया। तिजोरी विराज के दादा की थी, जो कभी रामू के दादा के सबसे अच्छे दोस्त थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी चोर कौन है? एक दिन बादशाह अकबर के महल से एक कीमती हार चोरी हो गया। यह हार रानी का पसंदीदा था और महल के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा गया था। चोरी की खबर फैलते ही पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस हार की चोरी ने मेरी नाक कटवा दी है। मुझे एक दिन में चोर चाहिए, वरना। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, चोर अभी इसी महल में है और कल तक उसका पता चल जाएगा। बीरबल ने महल के सभी नौकरों और सेवकों को बुलवाया और हर किसी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उसने कहा, यह जादुई छड़ी है। जिस किसी ने हार चुराया है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सबको छड़ियां लेकर अपने अपने कमरों में जाने को कहा गया। अगले दिन सुबह सभी को बुलाया गया। बीरबल ने सबकी छड़ियां नापी और एक सेवक की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, चोर यही है। अकबर चकित रह गया। उसने पूछा, पर बीरबल, तुमने कहा था कि चोर की छड़ी लंबी होगी, यह तो छोटी है। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चोर को लगेगा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए डर के मारे उसने खुद ही उसे 1 इंच काट दिया। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को सलाम किया। रात के लगभग 2 बजे थे। बारिश लगातार गिर रही थी और तेज हवा से खिड़कियां थरथरा रही थीं। अनया अकेली थी। उसके माता पिता किसी शादी में गांव गए हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप टप। अनया ने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते दरवाजे के पास गई और अंदर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। पर दस्तक फिर से हुई, अब की बार ज्यादा तेज। टप टप टप। अनया ने खिड़की की झिर्री से झांक कर देखा। एक आदमी काले कोट में, सिर झुका हुआ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। उसे कुछ अजीब सा, उस आदमी के पैरों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। डर के मारे अनया पीछे हट गई। तभी लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा और बाहर से सिर्फ हवा की आवाज और उस रहस्यमयी दस्तक की गूंज। तभी फोन बजा। अनया ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। मत खोलना दरवाजा, वो इंसान नहीं है। फोन कट गया। अब अनया की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा। परछाई, भाग दो! परछाई के पीछे अनया कांपते हुए दीवार से टिक गई। खिड़की के बाहर अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मानो वो परछाई हवा में घुल गई हो। लेकिन तभी उसके पीछे सांस लेने की आवाज आई।
वो पलटी, कोई नहीं था। अनया ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे फर्श पर एक गीला निशान दिखा, किसी के पैरों के निशान जो अंदर की ओर थे। लेकिन दरवाजा तो अब तक बंद था। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाई। उसने निशानों का पीछा किया। वे निशान ड्राइंग रूम से होते हुए सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला था। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, जहां दादी की मौत के बाद कोई नहीं गया था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने टॉर्च भीतर डाली। दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, खून से। मैं वापस आ गया हूं। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी, भागतीन। सच का सामना। अनया ने जैसे ही पी किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो पलटी, कोई नहीं था। अनया ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। पीली आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और एक अजीब सी मुस्कान। दादी? अनया की आवाज कांप उठी। लेकिन उसकी दादी तो 5 साल पहले मर चुकी थी। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, मैं लौट आई हूं तुम्हें लेने। अनया चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। उसी समय कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दीवारों पर से खून बहने लगा। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ एक बक्सा रखा था, जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। अनया ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक कटा हुआ इंसानी हाथ। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी यह सच जाना वो मरेगा, क्योंकि उस रात मैंने ही अपने पति को मारा था और अब उसकी आत्मा लौट आई है। अनया की आंखें फैल गईं। क्या दादी ने अपने ही पति की हत्या की थी और अब वो आत्मा बदला लेने लौट आई थी? तभी पीछे से वही परछाई फिर से दिखी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पेंडेंट जो अनया की माँ हमेशा पहनती थी। माँ! अनया चीखी, पर परछाई बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई अनया की ओर बढ़ी। परछाई का रहस्य परछाई अनया की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में माँ का पेंडेंट देखकर अनया की आंखें छलक पड़ी। तुमने मेरी माँ को क्या किया? वह चिल्लाई। परछाई एक पल को रुकी, फिर उसकी शक्ल बदलने लगी। धीरे धीरे वह एक आदमी के रूप में बदल गई। लंबे कद का, गहरी आंखों वाला और चेहरा जो अनया ने कभी नहीं देखा था, लेकिन अजीब ढंग से जाना पहचाना लग रहा था। मैं ही तुम्हारा नाना हूं, उसने कहा, जिसे तुम्हारी दादी ने इस घर की हवस में मार डाला था। अनया हैरान रह गई। तुम मरे नहीं थे? नहीं, परछाई बोली। तुम्हारी दादी ने इस घर की हवस में मार डाला था। अनया हैरान रह गई। तुम मरे नहीं थे? नहीं, परछाई बोली। तुम्हारी दादी ने मुझे झाड़ देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं मरते मरते एक मंत्र पड़ गया। मेरी आत्मा इस घर से बंध गई और जब भी किसी ने उस बक्से को छूने की कोशिश की, मैं लौट आता। तो माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ ने सच जान लिया था, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मेरे सामने बलि की तरह पेश किया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम भी मारी जाओ। अनया की आंखों से आंसू बहने लगे। नाना की आत्मा बोली, उस डायरी को जला दो। उसमें बंधा रहस्य मुझे इस घर से बांधे हुए है। जैसे ही वह नष्ट होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा और यह श्राप टूट जाएगा। अनया नीचे भागी, डायरी को उठाया और आग में झोंक दिया। जैसे ही डायरी जली, एक तेज चीख गूंजी और परछाई हवा में घुल गई। खून की लकीरें दीवारों से गायब हो गईं। बिजली लौट आई। सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन जब अनया नीचे आई, उसे माँ का पेंडेंट फर्श पर पड़ा मिला, गर्म और चमकता हुआ। उसने उसे उठाया, सीने से लगाया और धीरे से मुस्कुराया और वो बहुत खुश हुई और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। सूरज कई दिन से नहीं निकला था। आसमान में बादल और हवा में कंपी थी। बेलागपुर गांव में लोग आग और चाय से खुद को गर्म रखे थे। उसी गांव में हरिराम रहता था, 55 साल का मेहनती किसान। उसका परिवार, पत्नी सारिया और 12 साल का बेटा चीकू। मिट्टी और टीन की छत वाला घर, जिसमें ठंड सीधे हड्डियों तक उतरती थी। उस दिन सुबह से ही बादल घिरे थे। हरिराम खेत में था, क्योंकि गेहूं की फसल तैयार हो रही थी। बारिश आई तो सब बर्बाद हो जाता। दोपहर में तेज हवा और गरज के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। वह किसी तरह घर लौटा। सारियां दरवाजे पर थीं, चिंतित। चीकू नहीं लौटा। वो मास्टर जी के घर पढ़ने गया था। बारिश अब विकराल हो चुकी थी। छत टपक रही थी। लकड़ियां गीली होने से चूल्हा नहीं जल पाया। हरिराम का दिल घबरा गया। मैं जाकर देखता हूं, उसने कहा। सारिया ने रोका नहीं। लाठी उठाकर वह निकल पड़ा। उधर चीकू घर लौटते वक्त पुलिया के पास फंस गया था। नाला नदी बन चुका था। ठंड से कांपता हुआ
वह एक पेड़ के नीचे दुबक गया। उसे माँ की रोटी और पिता की आवाज याद आ रही थी। हरिराम मास्टर जी के बंद घर तक पहुंचा। पड़ोसियों, पता चला वो शहर गए हैं। अब पक्का था चीकू निकला होगा। रास्ते में झाड़ी के पास हलचल देखी, लाठी से इशारा किया तो धीमी आवाज आई, बाबा। हरिराम दौड़ा, चीकू को सीने से लगा लिया और घर लाया। सारियां रो पड़ी। तीनों एक ही चादर में लिपट गए, राख की गर्मी से हाथ सेंके। रात भर बारिश नहीं थमी, लेकिन उनके प्रेम ने उस रात को हरा दिया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आंखों में चमक थी, जीवन, साथ और उम्मीद की। बादलों से घिरी एक सुबह थी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें धरती को भिगो रही थीं। खेतों में पानी भर रहा था और मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव बरेवा की, जहां एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रमेश का घर कच्चा था। दीवारों में दरारें और छप्पर से टपकती बूंदें उनकी गरीबी की गवाही देती थीं। फिर भी रमेश के चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद रहती। सालों से वह 2 बीघा जमीन पर खेती कर रहा था। बारिश का आना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन जब जब बारिश ज्यादा हो जाती, तब वही वरदान अभिशाप बन जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। खेत में लगी मूंग की फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। रमेश छाते के नीचे खड़ा दूर खेत को देख रहा था। सुमन उसके पास आई और बोली, खेत का क्या होगा अब? हमारी मेहनत तो बह गई पानी में। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान जो करता है अच्छा करता है। अंदर गोपाल, जो मुश्किल से 10 साल का था, माँ से पूछ रहा था, अम्मा, हम स्कूल कैसे जाएंगे जब रास्ते कीचड़ से भर गए हैं? सुमन ने प्यार से उसे भिगोती बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई जरूरी है। बारिश रुकेगी तो तुझे फिर से भेजेंगे। तू चिंता न कर, तेरी किताबें तो सूखी हैं ना। रमेश ने उस रात एक छोटा सा दिया जलाया और परिवार के साथ बैठकर रोटी और नमक खाया। सुमन ने सूखी लकड़ियों से किसी तरह खाना बनाया था। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी झोपड़ी के कोने से पानी टपक रहा था, लेकिन उस रोशनी में तीनों के चेहरे पर संतोष था। हमारे पास थोड़ा ही सही, पर सब कुछ है, रमेश बोला। हम साथ हैं, यही काफी है। खेत दोबारा बोएंगे, मेहनत फिर करेंगे। मौसम हर बार एक जैसा नहीं रहता। गांव में ऐसे बहुत से किसान थे, पर रमेश की कहानी खास थी क्योंकि उसमें आशा की लौ जल रही थी। बारिश की बूंदें जब छप्पर पर गिरती तो लगता जैसे प्रकृति खुद उन्हें परख रही है। और वे तीनों, रमेश, सुमन और गोपाल, हर बार इन परीक्षाओं में खरे उतरते।